अति सर्वत वर्जित, जब आप केवल ग्रहण 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 करते जाएंगे, थोड़ा बहुत धारण करेंगे, तो उसकी इम्बैलेंसिंग हमेशा हमारे मन में होती है। आयुर्वेद में जो मानसिक वात दोष को कम करने के लिए कौन कौन सी हब उपयोगी बताई गई है और इनका उपयोग किन परिस्थिति में करना चाहिए? जब भी क्षय होगा तब आपका शारीरिक वात बढ़ेगा। और आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि व्याधि मना शरीर संभवा, क्योंकि कई बार शरीर में विकृति होने के कारण हम बोलते हैं कि आज फीवर आ रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, तो है तो शरीर बीमार पर मन भी उस समय पे थका हुआ है। वो विकृत रक्त धातु है, उच्च रक्तचाप का कारण, मतलब हाइपरटेंशन का कारण बनता है। 50% चिकित्सा मनोवैद्य स्रोतस में दवाएं हैं, 50% चिकित्सा आपका आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता फ्रॉम द हाउस ऑफ एचडी हब एंड टीम एचडी ट्यून। देखिए दोस्तों, हम अपने हर पॉडकास्ट में अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या यह बीमारी स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण होती है, और सभी डॉक्टर्स का जवाब होता है हाँ, स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है। बट समझने वाली बात है ये है कि क्या स्ट्रेस और एंजाइटी खुद ब खुद होती है, या इसके पीछे हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी डाइट, हमारी गट हेल्थ, हमारी स्लीप या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वात दोष मुख्य कारण है। इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई हैं इंदौर से डॉक्टर गार्गी श्रीवास्तव। डॉक्टर गार्गी श्रीवास्तव से आज हम समझेंगे कि एंजाइटी और स्ट्रेस की शुरुआत कैसे होती है, आयुर्वेद इसे कैसे देखता है और कैसे हम इसे पहचान कर सही लाइफस्टाइल अपनाकर इसे रोक सकते हैं या इससे बच सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर गार्गी श्रीवास्तव का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। भारत में 4 से 5 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और लगभग 15 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक दोष से जूझ रहे हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार मानसिक वात दोष क्या होता है? सत्व मीन्स वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ द माइंड। जब ये असंतुलित होता है तो मानसिक वात बढ़ता है। आयुर्वेद हमेशा 2 ही कंसेप्ट पे बात करता है, शारीरिक दोष वात पित्त कफ, मानसिक दोष रज एंड तम। सत्व मन का एक गुण है, जब ये असंतुलित होगा मानसिक वात बढ़ेगी। इसके कुछ लक्षण हैं और कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें मानसिक वात बढ़ती है। लक्षण जैसे कि नींद का ना आना, बेचैनी होना, बात बात में नींद का खुल जाना, इम्बैलेंसी लाइफ हो जाना, समय पे भूख नहीं लगना, एंजाइटी जैसे लक्षण आना, ये कुछ चीजें इसमें लाक्षणिक हैं। और कुछ अवस्थाएं जीवन की महिलाओं में ऐसी हैं जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक वात का बढ़ना होता ही है। लाइक प्रेगनेंसी वाली अवस्था जहाँ आपकी मानसिक वात बढ़ती है, पोस्टपार्टम वाली कंडीशन, डिलीवरी होने के बाद की अवस्था, वहाँ मानसिक वात बढ़ती है। और सेकंड मेन्यूपोजल एंड प्री मेन्यूपोजल अवस्था जो 40, 45 या 50 तक की उम्र तक चलता है, जो वो 5 से 10 साल का टाइम है, तब मानसिक वात बढ़ रही होती है। तो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट तो इसका ये है कि जब भी असंतुलित होंगे वात पित्त कफ, सत्व रजतम, तब मानसिक वात बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर इसका एलोपैथिक एस्पेक्ट आप देखते हैं तो ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन बी कोरिलेटेड विथ मानसिक वात। ये स्ट्रेस एंजाइटी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको? एग्जैक्टली, क्योंकि उनके जीवन की कुछ अवस्थाएं ऐसी है। लाइक जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, आयुर्वेद हमेशा 7 धातुओं की बात करता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जब प्रेगनेंसी की बात होगी, जब रक्त धातु का क्षय होगा, रक्त धातु कम होगी, क्योंकि एक ही ब्लड से गर्भ और गर्भिणी दोनों का पोषण हो रहा है, राइट। और फिर उसके बाद मेद धातु, मांस धातु में वृद्धि होगी। जब दोनों धातुएं इम्बैलेंस होगी, यहाँ भी असंतुलन की अवस्था आएगी, शारीरिक वात बढ़ेगा एज वेल एज मानसिक वात भी बढ़ेगा। मेन्यूपोजल, प्री मेन्यूपोजल वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली एक पूरा साइकिल खत्म हो रहा है बॉडी से, एक पूरा साइकिल। लाइक एस्ट्रोजन की मात्रा वो पूरी इम्बैलेंस हो रही है, वो बनना ही बंद हो रहा है। यूट्रस की फंक्शनिंग बहुत कम हो रही है, उस टाइम पे उस ऑर्गन की कोई फंक्शनिंग, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है।
इस कारण से जब वो पूरी क्षय की अवस्था होगी, जब भी क्षय होगा तब आपका शारीरिक वाद बढ़ेगा। और आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि व्याधि मना शरीर संभवा, मतलब जब शारीरिक व्याधि होगी तो मानसिक व्याधि भी होगी, और मानसिक व्याधि होगी तब शारीरिक व्याधि भी होगी। दैट्स व्हाई इट्स हैपन। मैम मॉडर्न साइंस में जैसे एंजाइटी, इंसोमिया या पैनिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन जैसी अलग अलग कंडीशन बताई गई है, आयुर्वेद इसे किस दृष्टिकोण से देखता है? कई हजार वर्ष पहले आचार्यों ने जो लक्षण बताए हैं, जैसे आप देख लीजिए अनिद्रा, एलोपैथी में आप इंसोम्निया से उसे कोरिलेट कर सकते हैं। अधिक चिंतन करना, एलोपैथी में आप एंजाइटी से उसे कोरिलेट कर सकते हैं। अवसाद की अवस्था, वहाँ डिप्रेशन है। तो कुछ लक्षण है जो एज इट इज वहाँ पे डिसऑर्डर हैं। कुछ अवस्था है जैसे कि उन्माद अपस्मार की अवस्था आचार्यों ने कई वर्षों पहले बता दी है, बट अब वो एपिलेप्सी के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो मानसिकवाद सभी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से हम कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ लक्षण है, वहाँ कुछ डिजीज है, और कुछ डिजीज एज वेल एज वहाँ पे ऐसी की ऐसी उठा के रख दी गई है। एपिलेप्सी भी इसी दोष में आती है? एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें मनोवय स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोतस होते हैं 13 तरह के चैनल होते हैं जो पूरी फंक्शनिंग का काम करते हैं। तो मनोवय स्रोतस जहाँ विकृत होता है तो सत्व मीन्स पॉजिटिविटी ऑफ द ब्रेन कम हो जाती है, रज और तम अपने प्रभाविक रूप से बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ये रोग होता है। और कौन कौन सी बीमारियां, जैसे एपिलेप्सी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसे और कौन कौन से डिसऑर्डर्स? बहुत सारे हैं। आपका ओसीडी आप जानते होंगे। ओसीडी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है किसी भी काम को करने की। अगर पेशेंट हैंड वॉश कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में हैंड वॉश करने लग जाता है। अगर आप अपने रूम को लॉक करके जा रहे हैं तो बार बार आके फ्रीक्वेंसी में वो चेक करेंगे कि रूम लॉक है या नहीं है। ऐसे कई सारे डिसऑर्डर हैं, कई सारे मानसिक विकार हैं जो हम मनोवय स्रोतस, मानसिकवाद और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कंपैरिजन में रख सकते हैं। तो जो ये मानसिकवाद दोष है ये अचानक तो नहीं होता होगा, मुझे लगता है कि वर्षों तक हम गलत लाइफ स्टाइल फॉलो करते होंगे, इस कारण होता होगा। तो आयुर्वेद में यही कॉन्सेप्ट होता है। आयुर्वेद में किसी भी रोग को होने की कुछ अवस्थाएं हैं, ठीक है। सबसे पहली अवस्था आती है आपकी संचय। संचय मतलब वात पित्त कफ हमारे स्टोर हो रहे हैं। उसके बाद प्रकोप, जो दोष हैं अपने एग्रेसिव फॉर्म में आ रहे हैं। प्रसर, प्रसर मतलब आपकी पूरी बॉडी में वो घूम रहे हैं। स्थान संशय, जहाँ पे उन्हें स्थान मिलता है वहां पे वो अपना स्थान लेके अपने एग्रेशन को और ज्यादा बढ़ाते हैं। फिर व्यक्त अवस्था, व्यक्त जैसे आयुर्वेद में आप देखते हैं किसी भी व्याधि के पूर्व रूप जो आते हैं तो वो उसकी व्यक्त अवस्था है, वो लक्षण प्रकट करने लग जाता है। जैसे गृहिणी का पेशेंट है, स्ट्रेस में आना शुरू कर देगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन बढ़ जाएगी, तो ये आपके व्यक्त अवस्था में आएगा। वेद अवस्था, जब व्याधि अपनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी, वो वेद अवस्था है। तो जितने भी मानसिक डिसऑर्डर हैं उनको आप देखो गलत लाइफ स्टाइल से ही शुरू होते हैं। आप सुबह से लेके शाम तक की लाइफ में, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपके भोजन का, भोजन के काल का। जो हम देखते हैं हमारे नाश्ते का समय है सुबह 8 से 9 के बीच, हमारा लंच का टाइम है 12 से 2 के बीच, डिनर का टाइम आप 7 to 8 के बीच में रख लीजिए। बट जो हमारी पाचक अग्नि का काल है वो भी लगभग इसी से मैच खाता है। बट जो पाचक अग्नि का काल है उस टाइम तो कई बार हम सो के उठ रहे होते हैं। तो जो मंदाग्नि है, मंदाग्नि में हमारा ब्रेकफास्ट होगा। आप मान के चलिए 8 से 9 के बीच आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, आप 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो वो मंदाग्नि है। भोजन का पूरी तरीके से पाक नहीं होगा। जो अपक्व अन्न होगा वो आमदोष बनाएगा, वो आमदोष जाके आपके इंटेस्टाइन में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इस लेवल की आपको एनर्जी नहीं दे पाएगा। जब उस लेवल की एनर्जी बॉडी में नहीं रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो जितने भी डिसऑर्डर हैं सीजनल, आप मान के चलो सर्दी जुकाम वायरल फीवर, ये सबसे पहले उन्हीं लोगों को होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है। और जब लाइफ स्टाइल पूरी इम्बैलेंस होगी तो जितनी फ्रीक्वेंसी में हमारे शारीरिक दोष होंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी में हमारे मानसिक दोष होंगे। क्योंकि कई बार शरीर में विकृति होने के कारण हम बोलते हैं कि आज फीवर आ रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, तो है तो शरीर बीमार पर मन भी उस समय पे थका हुआ है।
तो मानसिक व्याधि जनरली धीरे धीरे हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, गलत दिनचर्या की वजह से, गलत भोजन काल की वजह से होती है। भारत में हर इंसान, शायद मतलब किसी भी उम्र का इंसान है, वो स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस कर रहा है। तो क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिसे लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, मानसिकवाद के बढ़ने के कुछ आरंभिक लक्षण मैं सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या में आपको बताती हूँ। सुबह जैसे हम उठते हैं ना, उठने के बाद एक एनर्जेटिक फील नहीं करते। जो उठने के बाद जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा नहीं होती। उठते हैं तो हाथ पैरों में अकड़न होती है। उसके बाद फ्रेशन अप होने जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या रहती है। देन जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता है तो उस समय पाचक अग्नि का सीक्रेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख नहीं लगती है। सारा दिन किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है। इवनिंग होते होते ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। दिन भर हम जिन लोगों से बात करते हैं तो चिड़चिड़ाहट, फिर वो लड़ाई झगड़ा, वो छोटी छोटी चीजें होना शुरू हो जाती है। रात में जब आप ऑन बेड जाते हैं, हमारा पूरा शरीर जब थका हुआ होता है, शरीर थकने के बाद भी हमें नींद नहीं आती है। इनकेस अगर नींद आ भी रही है तो बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है, और थोड़ी बहुत नींद लगती भी है तो बेकार सपने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनके शुरुआती लक्षण है जिसमें हमें अवेयर हो जाना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, कुछ मेद्य रसायन है उनका उपयोग करना चाहिए। मैम, जैसे कि ये लेट नाइट स्लीपिंग, मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर या फास्ट फूड होता है, ये सिर्फ भी मानसिक स्वास्थ्य दोष बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आचार्यों ने इसके बारे में लिखा है, जो भी रात्रि जागरण है, रात में जो भी जग रहा है, रात्रि जागरण हमेशा वात वृद्धि का कारण होता है। वात बढ़ेगी, जब रात्रि जागरण में आपकी वात बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कफ का क्षय होगा। कफ कारण होता है स्थिरता का, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिरता खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छा आपने एक बात बताई अभी, फूड हैबिट्स, जो हमारा जंक फूड है मानसिक बात को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। आप जंक लेंगे, आपने जंक फूड लिया, पाचक अग्नि प्रॉपर तरीके से उस पर काम करेगी तो भी उसका पूरी तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टॉक्सिन्स हैं, दूषी विष हैं एक तरह के। जब उनका पाचन होगा तो कहीं ना कहीं आम दोष बनेगा, अपक्व अन्न बनेगा। वो अपक्वन आपकी इंटेस्टाइन में जाके प्रॉपर तरीके से अवशोषित नहीं होगा, उस लेवल की एनर्जी नहीं रहेगी, उस लेवल का इम्यून सिस्टम नहीं बनेगा, बॉडी कहीं ना कहीं विकृत हो जाएगी। तो हमेशा जो हमारे एडिक्शन है ना, जैसे कि लेट उठना वो एक दिन का नहीं होता, वो आपके पूरे दिन की साइकिल खराब करता है। वो जो पूरे दिन की साइकिल खराब हो रही है, आप इम्बैलेंस होते हैं, वो आगे जाके आपको नेक्स्ट डे भी डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि आप रात में लेट सो रहे हैं तो सुबह स्वाभाविक सी बात है कि आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। वात की वृद्धि होगी, कफ का क्षय होगा। अस्थिरता ना हमेशा शारीरिक रूप में भी रहेगी और मानसिक रूप में भी रहेगी। और सेकंड पॉइंट इसमें आपने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया एडिक्शन, अति सर्ववर्जित। जब आप केवल ग्रहण करते जाएंगे, थोड़ा बहुत धारण करेंगे, तो उसकी इम्बैलेंसिंग हमेशा हमारे मन में होती है। हम पूरे टाइम फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। जो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना कहीं सेरिबेरम में जाके नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमारी पूरी दिनचर्या, पूरी रात्रिचर्या, इवन हमारी ऋतुचर्या सब अव्यवस्थित हो जाती है। गट हेल्थ का और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध होता है, क्योंकि मुझे लगता है कमजोर डाइजेशन भी स्ट्रेस और एंजाइटी को जन्म देता है। बिल्कुल, आप इसका एलोपैथिक एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। एलोपैथिक एस्पेक्ट हमेशा गट ब्रेन एक्सेस की बात करते हैं। जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है ना, उसका आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा एग्जाम्पल है गृहिणी का मरीज। जो भी गृहिणी का पेशेंट आता है, गृहिणी में होता क्या है, आते अपना एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करती तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन होता है, बार बार मोशन होता है। उसका कारण हमेशा जब पता किया गया साइंस में, उसका कारण रहा एक 10th क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन के नीचे से जा रही होती है। तो जब भी स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी तो वो आपकी वेगस नर्व, 10वीं क्रेनियल नर्व इंपैक्ट होगी, और उसका एंड हो रहा है आंतों पे जाके। तो कहीं ना कहीं मानसिक, मतलब स्ट्रेस के कारण हमारी जो वेगस नर्व है वो इंपैक्ट हुई, वेगस नर्व में आंतों को इंपैक्ट किया,
तो हमारा जो इंटेस्टाइनल भाग जो खराब हुआ है वेगस नर्व के इम्पेंशन की वजह से, और वही की वही हमारे मानसिक दोष को भी बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं गट ब्रेन एक्सेस की बात उन्होंने कर रखी है, चाहे आप आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखें या एलोपैथिक एस्पेक्ट देखें। अग्नि मंद हो रही है, आप जंक खा रहे हैं, गट में आपके प्रॉपर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो जब अग्नि मंद हो रही है तो खाना ठीक से पच नहीं रहा, खाना ठीक से पच नहीं रहा तो सारे स्रोतस को अवरोध कर रहा है। वो स्रोतस, जब अन्नव्य स्रोतस आपका अवरोध होगा तो हूबहू आपका मनोव्य स्रोतस भी अवरोध होगा। तो दोनों वाइस वर्सा हम समझ सकते हैं कि आंतें कमजोर हैं, डाइजेशन कमजोर है तो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस एंजाइटी है वेगस नर्व इम्पैक्ट होगी तो हमारी आंतों में अवशोषण प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। क्या स्टूडेंट्स और जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स में ये वात दोष ज्यादा बढ़ रहा है? राइट, दोनों अलग अलग चीज हैं। स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट वाले जो एम्प्लॉयज हैं, दोनों में कारण अलग अलग है पर दोष एक ही है। स्टूडेंट की काउंसलिंग करने से पहले मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब बच्चा छोटा होता है, बचपन में उसको सिखाया जाता है कि आपकी स्टडी ही आपकी पूरी लाइफ। अगर हम उसे शुरू से संतुलन करना सिखा दें कि स्टडी लाइफ का एक पार्ट है, पूरा एक जीवन नहीं है। इवन मैंने पेरेंट्स को ऐसे ऑफर करते देखा, आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ, आपको साइकिल दिला देंगे। तो प्रेशर तो हम ही जनरेट करना सिखा रहे हैं। बचपन में ही हम उसे संतुलन करना सिखा देते कि आपको इतना समय स्टडी को देना है, इतना खेल कूद को देना है, इतना अदर एक्टिविटीज को देना है। तो आगे जाके 12th के बाद 10th के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो वो प्रेशर को हैंडल करना उसके लिए बड़ा आसान होता। धीरे धीरे करते 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 वो मानसिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है, मानसिक बात इतनी बढ़ जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को हानि भी पहुंचा लेते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। दूसरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो हैं उनकी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो चुकी है। एक तो रात्रि जागरण हमेशा आचार्यों ने बताया कि वातवर्धक है। उनकी जो शिफ्ट है जनरली नाइट शिफ्ट ही होती है, यूएस शिफ्ट कर रहे होते हैं। सुबह जब भी उठते हैं तो 5 मिनट भी उनके पास समय नहीं होता है कि वो धूप में खड़े हो पाए। जो धूप लेंगे उससे विटामिन डी सिंथेसिस होगा, प्रॉपर तरीके से हड्डियों को मजबूती मिलेगी। तो जो बैठे बैठे उनके जो कभी बैक एक होता है, कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी। दूसरा, उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, उनका रूटीन, मतलब मैंने उनको बोला कि जब आपको बॉडी एक है तो आपको धूप में खड़े होना चाहिए। उनका रिप्लाई था हाउ, सुबह 8 बजे मेरी बस आती है, 7 बजे मैं उठता हूँ, बस में बैठता हूँ, 9 बजे कंपनी में जैसे ही घुसता हूँ, शाम को 7 बजे निकलता हूँ। तो उनके पास अपनी बॉडी को बैलेंस करने का समय ही नहीं है। काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट उसको थोड़ा तरीके से किया जाए। 5 मिनट धूप में खड़ा हुआ जाए, रात में जब भी सोए पूरे पैरों के तलवों पे ऑयलिंग करके सोए, वीक में एक बार अभ्यंग पूरी बॉडी में नारियल का तेल या सीजन के अकॉर्डिंग सर्दियों में सरसों का तेल लगा के सोए। तो वो सारी चीजें आपकी बात की सुपरफिशियल जो बात बढ़ी हुई है उसको बैलेंस करने का काम करेगी। थोड़ा अपना टाइमिंग सेट करें, रूटीन सेट करें, तो मानसिक वाद की कंडीशन होगी नहीं। उनकी लाइफ स्टाइल के कारण उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अनिद्रा, इन सब का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में जो मानसिक वात दोष को कम करने के लिए कौन कौन सी हब उपयोगी बताई गई है और इनका उपयोग किन परिस्थिति में करना चाहिए? आचार्यों ने जैसे बताया है, उनने 4 बेस्ट मेध्य रसायन बताया। शंख पुष्पी का कल्प, यष्टि मधु का फांड, गुड़ुचि स्वरस उन्होंने बताया हुआ है, और आपका मंडुक पर्णी का स्वरस उन्होंने बताया। बट प्रैक्टिकली इन सब चीजों को लेना इतना पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली में हर एक पेशेंट को जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं, उनको बोला जाता है कि आप ब्राह्मी लीजिए। एक टैबलेट ब्राह्मी की आप सुबह शाम शुरू कर सकते हैं। सुबह समय नहीं होता, आप रात में सोते समय 2 टैबलेट एक बार स्ट्रेट ले लीजिए। बाकी शंख पुष्पी इसके लिए बेस्ट है। और भी कुछ नहीं कर सकते। मुलेठी हमारे घर में सभी के पास होती है, यष्टि मधु जिसे बोलते हैं आयुर्वेद में। मुलेठी का पाउडर करके 1 चम्मच सुबह गुनगुने पानी से ले लिया। वो भी नहीं ले सकते, उसका काढ़ा बना के ले लिया। इवन आप कुछ भी नहीं कर सकते, मुलेठी का स्टिक लीजिए। आप जब भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, मुंह में बस दबा के उसको निकल जाइए। उसका जो स्वरस है, उसका जो टेस्ट है, वो बहुत अच्छा काम करता है आपकी मानसिक बात को कंट्रोल करने में। अश्वगंधा काम करता है? अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा तो आप मान के चलिए, जो मेल हैं
उनके लिए वरदान है अश्वगंधा। जैसे शतावरी फीमेल के लिए वरदान है ना, अश्वगंधा मेल के लिए वरदान है। वो एक मेद रसायन भी है, वो आपकी अस्थि संजनन का भी काम करता है, मतलब अस्थियों को, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम करता है, कैल्शियम डिपोजिशन में बहुत अच्छी मदद करता है, और आपके रक्त के संचार को बढ़ाता है, आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। तो अश्वगंधा मेल के लिए वरदान है, शतावरी फीमेल के लिए वरदान है, ब्राह्मी, शंख पुष्प, यष्टि मधु आप ऐसा मेद्य रसायन ले सकते हैं। इसी जो थेरेपीज होती है, पंचकर्मा, शिरोधारा या नस्य थेरेपी, ये भी स्ट्रेस और एंजाइटी में उपयोगी होती है। उनका चयन कैसे करते हैं, कौन सी थेरेपी हमको करवानी है? राइट, जब भी बहुत पैनिक कंडीशन में पेशेंट आता है कि पेशेंट के घर वाले बोल रहे हैं कि अकाल्पनिक बातें ये कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, खाना पीना बंद कर दिया है, तो उसमें शिरोधारा एकदम बेस्ट मेडिसिन और आपका थेरेपेटिक मेडिसिन दोनों का ही काम करती है। क्योंकि मेडिसिन भी आप सिर के 2 सेंटीमीटर ऊपर से लगभग आप उसकी धारा चला रहे हैं, जो 107 मर्म पॉइंट में से 37 मर्म पॉइंट जो आपके स्कैल्प में उनको प्रेशराइज्ड करते हैं शिरोधारा में, तो वहां से आपका पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आना शुरू होता है। उससे ऐसा ही नहीं होगा कि पेशेंट को नींद आने लग जाएगी, उसके अलावा भी और सारी पाचन भी बेहतर होगा, उसमें एनर्जी भी बहुत रहेगी, मन भी बहुत शांत रहना शुरू होगा। शिरोधारा बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में करानी चाहिए पेशेंट को, और रेगुलर आप ट्रीटमेंट के लिए करा रहे हैं, आप अपने शरीर के शोधन के लिए करा रहे हैं, तो रेगुलर लोगों को 15 दिन में, हफ्ते में एक बार करानी चाहिए। दूसरा है नस्यम। नस्य क्या है? नासिका को ही सिर का द्वार बोला है आचार्यों ने। जब बहुत ज्यादा सिर दर्द की कंडीशन होती है, पेशेंट समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करें, बीच बीच में एंजाइटी होती है, नींद नहीं आ रही है, नस्य बहुत अच्छा काम करता है। नस्य में कुछ मेडिसिन नीजल के थ्रू दी जाती हैं जो आपके मनोवह स्रोतस को शक्ति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आपका है अभ्यंगम। अभ्यंगम क्या है? आपकी शारीरिक बात को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, क्योंकि आपके स्किन के जो छेद है ना, वो भी बहुत हद तक मेडिसिन को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए आपको कहीं चोट आई है, आपने तुरंत ऑयल लगाया, बाम लगाया, आपका 5 से 7 मिनट में दर्द बंद हो जाता है। वही एक तरीका होता है कि अभ्यंगम के थ्रू। अभ्यंगम क्या है? स्निग्ध चीज है, तो वात को खत्म करेगा। तो शारीरिक वात को खत्म करने के लिए अभ्यंगम मतलब ऑयलिंग, तेल की मालिश में आपको सिंपल शब्दों में बोलूं, वो करना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ हर्ब्स लेने से मानसिक बात ठीक हो जाता है, या फिर डाइट, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी जरूरी है? एक्चुअली केवल मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता। मेडिसिन आपकी खराब स्थिति को सुधारने में आपकी मदद करेगी, बट वापस से आपने वही लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर दी तो वापस से ही वही रोग आपको होना शुरू हो जाएंगे। मेडिसिन सिर्फ एक इसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास कोई एंजाइटी का पेशेंट आया, तो उसका प्रोटोकॉल हम इस तरीके से शुरू करेंगे कि आज मैंने उसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी या सारस्वतरिष्ट कोई भी मेडिसिन उसको दे दी, 1 2 4 थेरेपी जितना उस पर समय है, तो उसका पंचकर्मा करा दिया। ये आपका 50% रोल प्ले करेगा उस कंडीशन के लिए, बट आगे जाके 50% रोल आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, ये पूरा रोल प्ले करने वाली है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगे, दोष वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 50% चिकित्सा मनोवह स्रोतस में दवाएं हैं, 50% चिकित्सा आपका आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या है। वात दोष में किन लक्षणों को देखकर समझ जाना चाहिए कि अब मतलब होम रेमेडीज से या सेल्फ मेडिकेशन से ठीक नहीं होगा, तुरंत ही हमको आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना चाहिए? पेशेंट बहुत पैनिक कंडीशन में आए, उन्होंने खाना बंद कर दिया है, सोना बंद कर दिया है, घर में किसी से बात करना बंद कर दिया है, अगर बात कर भी रहे हैं तो बड़े एग्रेसिव फॉर्म में बात कर रहे हैं, या कोई है भी नहीं प्रेजेंट में, एनवायरनमेंट में कोई भी नहीं है उनके आसपास, तो वो हवा में बातें कर रहे हैं, कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है या मैंने इसको देखा, उसको देखा। जो मन की काल्पनिक बातें हैं ना, वो रियल में जब बोलने लग जाए, उस समय पे हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें होम रेमेडी से कुछ नहीं होने वाला। इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत इलाज करना, पंचकर्मा करना बहुत जरूरी है।
क्या होता है मैम प्रोटोकॉल, जिस व्यक्ति को अभी स्ट्रेस और एंजाइटी डायग्नोस हुई है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? बिल्कुल, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार हम प्रोटोकॉल पूरा बैलेंस नहीं कर पाते कि हमें क्या-क्या करना है। सबसे पहले जो पेशेंट आ रहा है ना, उसकी पैनिक जो कंडीशन है, हमें उससे उसको रिलीफ दिलाना है। हमें पहले शिरोधारा, नस्य, अभ्यंगम, जितना उस पे समय है, जितना आपके पास फैसिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस करके उसको भेजिए। साथ में कुछ मेडिसिन उसको डिज़ाइन करिए। मेडिसिन हमेशा मनोबल स्रोतस की ना हो के साथ में अन्य स्रोतस की भी हो, कि आपका एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक कंडीशन की वजह से पाचन भी खराब हुआ है, तो आपको मन को पोषण तो देना ही है, साथ में शरीर को भी पोषण देना है। तो दवाओं का चयन ऐसा हो जो उसके मन को भी शक्ति प्रदान करे, शरीर को भी शक्ति प्रदान करे। उसके बाद फिर आपको थोड़ा 15-20 दिन में, जब पेशेंट थोड़ा स्थिर अवस्था में आ जाता है, मानसिक बात थोड़ी सी कंट्रोल में होती है, तब उसको लीजिए और उसको बताइए कि लाइफ में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं सुबह से लेके शाम तक की अवस्था में। और वो कोई बड़े चेंजेस नहीं होते, बहुत माइनर से स्टेप होते हैं जो बहुत मेजर इफेक्ट देकर जाते हैं। कि आप सुबह उठिए, थोड़ा धूप लीजिए, पैरों के तलवों पे मालिश करिए, रात में सोते समय अनुलोम विलोम करिए। और इन सब में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये 15 से 20 मिनट आपके 24 घंटे को किस तरीके से सुधार सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जिन पेशेंट्स को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उनकी फैमिली को क्या एडवाइस देते हैं आप लोग? हाँ, जिन पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली को मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अवेयर रहे। पहले उनकी काउंसलिंग करते रहें, थोड़ा सा उनको ऑब्जर्वेशन में रखें कि पेशेंट कहीं कुछ अपने खुद के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कई बार मेंटल प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ गलत अपने ही शरीर को हार्म पहुंचा लेते हैं। उनकी दवाइयाँ टाइम पे दें, उनको थोड़ा सा जब भी सोएं तो पैरों के तलवों पे थोड़ी सी मालिश करके सोएं। आसपास आपके कोई भी पंचकर्मा सेंटर है, रेगुलर आप नहीं करा सकते तो आप वीकली सैटरडे संडे वहाँ पंचकर्मा कराएं। थोड़ा उन्हें प्रकृति के नजदीक लेकर जाए, क्योंकि कई बार एंजाइटी और स्ट्रेस होता है ना, हमेशा एक जगह पे स्थिर रहने के कारण भी हो जाता है। कमरे में से ही नहीं निकलते हैं। ये तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो महीने भर, 2-2 महीने भर उनका सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कमरे में ही बैठे, एक कमरे में बैठे बैठे जो स्टूडेंट पढ़ते ही जा रहे हैं, वो ज्यादातर इस तरह की चीजों के केस सामने आते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम फैमिली को अवेयर करें कि इनकी पूरी देख रेख करें, खाना समय पे दें, प्राणायाम योगा वगैरह कराएं, दवाई समय पे दें, प्रकृति के नजदीक उनको लेकर जाए और थोड़ा सा उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि मन में कोई बात होती है, वो पेशेंट नहीं बोल पा रहा होता है क्योंकि फैमिली से वो इतना क्लोज नहीं होता, नहीं समझ पाते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझाएं, एक फैमिलियर माहौल उसके संग जनरेट करें, तो पेशेंट को बहुत अच्छे से रिकवरी करने में हेल्प करती हैं सारी चीजें। ये भी देखा गया है मैम, लंबे टाइम तक तो स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है तो फिर ब्लड शुगर, थायराइड, बीपी या हार्ट डिसीज की जोखिम बढ़ जाता है, तो आयुर्वेद से कैसे दिखता है? राइट, हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें थायराइड की। थायराइड आयुर्वेद के एस्पेक्ट में देखें तो मंद अग्नि है, अग्नि मंद हो गई है, राइट। तो जब भी हमारा स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी, हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन है कि थायराइड की तरफ जा रहा है। मंद अग्नि है, प्रॉपर पोषण हमारे शरीर का नहीं हो रहा, तो थायराइड को मैसेज जा रहा है कि वो ज्यादा ग्रोथ करे या कम ग्रोथ करे, एक्सेस में हो गई। दूसरा है आपकी प्रॉपर तरीके से सातों धातुएं नहीं बनेंगी। जो सेकंड नंबर की आपकी धातु है रक्त धातु, रस के बाद जो आती है रक्त धातु, वो असंतुलित होगी। जब धातु रक्त धातु आपके असंतुलित होगी तो हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, रक्त का ही तो प्रभाव हो रहा है ना। तो जहां रक्त धातु असंतुलित होगी आप हाइपरटेंशन में जाएंगे। सेकंड आपका जो डिसऑर्डर था थायराइड के अलावा डायबिटीज। जब भी कोई भी दोष बढ़ते हैं शरीर में, तो जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वहां पे कोटिंग हो जाती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके इंसुलिन के रिसेप्टर से बाइंडिंग ही नहीं कर पाते हैं। ये हमेशा आपके कफ दोष के बढ़ने के कारण जनरली ऐसा देखा जाता है। जहां भी असंतुलित होगा वात बढ़ेगी, कफ का क्षय होगा, या वात क्षय होगी कफ बढ़ेगा, तो जो बढ़ा हुआ कफ है वो आपके इंसुलिन के रिसेप्टर पे कोटिंग कर लेगा।
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इंसुलिन मिल ही नहीं रहा है, रिजल्ट डायबिटीज मेलाइटिस। हार्ट प्रॉब्लम भी फिर इसी के कारण हो जाती है। राइट, हार्ट प्रॉब्लम हमेशा रक्त धातु के कारण। मंदआग्नि हुई है ना, पोषण सही से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन सही से नहीं हो रहा, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुएं ही विकृत होंगी। उसमें मेन जो रक्त धातु विकृत हुई है वो विकृत रक्त धातु है, उच्च रक्तचाप का कारण, मतलब हाइपरटेंशन का कारण बनती है। मैम अगर पूरे भारत के लोगों को अगर आप कोई 5 आयुर्वेदिक हैबिट्स बतानी हो जिससे वो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल कर सके या उसकी तरफ जाए ही नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगी, वो 5 हैबिट्स क्या होंगी? 5 हैबिट्स में से आप देखिए कि सुबह जब भी आप उठते हैं आप 5 से 10 बार अनुलोम विलोम एवं भ्रामरी आसन करके उठें, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहती है एनवायरनमेंट में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे दिन आपकी बॉडी में सर्कुलेट करने वाला है। दूसरा, आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं ना, आयुर्वेद में बताया गया है कि कुक्षी को केवल 3 भाग तक ही भरना है। एक भाग सॉलिड्स के लिए, सेकंड भाग आपके लिक्विड्स के लिए, थर्ड भाग है आपके दोषों की गति करने के लिए। तीसरा, आप जब भी सोते हैं ना, सोते समय पैरों की तलवों पे मालिश करके सोइए। और ये जो पैरों के तलवों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, जो नर्वस सिस्टम को बहुत कंट्रोल करते हैं। कुछ ना कुछ रसायन आपको लेते रहना है। रसायन मतलब रिजुवनेशन, जो बॉडी को नया करने का काम करता है। आप त्रिफला की 2 टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है, आप ब्राह्मी ले सकते हैं, आप शंख पुष्पी ले सकते हैं, महिलाएं हैं शतावरी ले सकते हैं, पुरुष हैं अश्वगंधा ले सकते हैं। 5वीं एक लास्ट हैबिट आपको अपनानी चाहिए कि टाइम टाइम पे बॉडी को डिटॉक्स कराते रहें। वो दूषित विष जो कलेक्ट हुआ है, जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में कलेक्ट हुए हैं गलत लाइफस्टाइल की वजह से, जंक खाने की वजह से, या किसी भी कारण से जो टॉक्सिन्स है, उसको निकालने का सबसे अच्छे तरीका है एक लघु विरेचन या मिनी पंचकर्मा आप बोलो, आप घर पे ही कर लीजिए। 7 दिन में या 15 दिन में रात में आपने 8 से 10 मुनक्के के लिए दूध में बॉईल किया, आप उसको चबा के ले लीजिए, तो सुबह 2 से 3 मोशन होंगे, आपके जो दोष है उसमें जो एक्सेस में है वो बाहर निकल जाएंगे। अगर कैस्टर ऑयल पी सकते हैं तो 20 ml सुबह उठ के गर्म पानी में कैस्टर ऑयल ले लीजिए। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो 3-4 टैबलेट त्रिफला की ही ले लीजिए, कि सुबह मोशन के थ्रू जितनी टॉक्सिसिटी है वो बॉडी से बाहर हो पाए। कि लास्ट मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जो बच्चे स्ट्रेस एंजाइटी से जूझ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलें, अपने शेड्यूल को बैलेंस करके चलें। ऐसा करते हैं कुछ बच्चे, मैंने देखा है कि 1 महीने पहले एग्जाम के कमरे में बंद होना शुरू करते हैं और एग्जाम होने के बाद ही निकलते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस समय पे भी आपके खान पान को आपको रेगुलर करना है, आपको थोड़ा टहलना भी है, आपको योगा प्राणायाम भी करना है, आपको थोड़ा सा पैरों के तलवों पे पूरी बॉडी में ऑयलिंग भी करनी है, थोड़ा अपने आप को फ्री टाइम भी देना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम बस पूरे 10-12 घंटे पढ़े ही जा रहे हैं। इससे हमारे ब्रेन की जो ग्रेस्पिंग पावर है, जो धारण शक्ति है, जो स्मरण शक्ति है, जो ग्रहण शक्ति है, वो कम होती जाती है। तो हमेशा ब्रेक ले लेके पढ़ना है, बैलेंस के साथ में पढ़ना है, डाइट को बहुत अच्छा रखना है, हाइड्रेट बहुत अच्छे से रहना है, पानी की मात्रा बहुत अच्छे से लेनी है। कोशिश करें कि सुबह मॉर्निंग की 7 बजे के टाइम की जो धूप होती है उसमें 5 मिनट बैठ पाएं। कोशिश करें कि मॉर्निंग में गार्डन में थोड़ी सी वॉक कर पाएं। वहीं 10 से 12 बार आप अपना अनुलोम विलोम और भ्रामरी आसन करके आए। कुछ बेस्ट और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ मिनिमम आप हैबिट्स चेंज करेंगे तो स्टूडेंट की लाइफ में बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, स्ट्रेस और एंजाइटी को आयुर्वेदा के माध्यम से इतना डीपली समझाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी हम फिर से कनेक्ट होंगे और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैम की बातों से आप आयुर्वेदा, हर्ब्स, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन की हेल्प से अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करेंगे। अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलना होगा। थैंक यू सो मच।